शादीशुदा प्रेमिका। तभी वो अपना मोबाइल निकालती है और एक नंबर जो कि काफ़ी दिन से उसको याद आ रहा था और वह कोशिश कर रही थी उसको मिलाने के लिए और उस पर बात करने के लिए। तभी वह उस नंबर को मिलाती है और बात करती है। उधर आवाज़ आती है, हेलो कौन। तभी वह महिला कहती है कि मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। जैसे ही यह बात वह युवक सुनता है, मानो वह हंसने लगता है और मुस्कुराने लगता है और कहता है, तुम कैसी हो, तुम खुश हो, तुमने आज मुझे कैसे फ़ोन मिलाया। तभी प्रेमिका कहती है कि तुमको तो याद मेरी आती नहीं है, क्यों ना मैंने सोचा कि मैं ही चलो तुमको फ़ोन लगा लूँ। तभी प्रेमी बोलता है, तुम तो पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो, अब मुझे याद क्यों करोगी। तभी प्रेमिका कहती है कि तुम्हें अगर मुझसे मिलना हो, आज मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। जो मेरी पति हैं वह बाहर गए हैं, जो 2-3 दिन के बाद लौट कर आएंगे। जैसे ही प्रेमी यह बात सुनता है, जो अपने काम पर था वहाँ पर कहता है कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ और वह निकल जाता है अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए। 1 घंटे का सफ़र तय करता है और तभी पता चलता है 3 दिन बाद उस युवक की लाश जो कि वहाँ की रोहतक नहर में पड़ी हुई मिली है। आखिर उस युवक के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसकी लाश मिली। जब इस पूरे केस का खुलासा हुआ तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो वाकई में हैरान और परेशान करने वाला था। जब यह बात सोशल मीडिया में फैलती है, हर तरफ हड़कंप मच जाता है। आखिर एक प्रेमी को ऐसी सज़ा क्यों मिली और किसने दी, बहुत सारे सवाल। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक पहुंचती रहें। आइए यह कहानी चालू करते हैं। यह कहानी चालू होती है हरियाणा का एक ज़िला है जो कि सोनीपत, और सोनीपत के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है खिजरपुर गाँव। और यहीं पर एक युवक जिसका नाम संदीप, जो कि अपने माता पिता के साथ रहता था और उसकी उम्र लगभग 26 साल थी और वह काम सिलाई का करता था। और उसी के घर के थोड़ा सा आगे एक दुकान थी जहां पर कई सारे लोग सिलाई का काम वो इसी दुकान में करते थे। तभी एक तारीख आती है 15 सितंबर 2024 और दोपहर के करीब 2 बज रहे हैं। तभी संदीप अपना कार्य मशीन पर बैठ कर रहा था। तभी उसके मोबाइल में एक घंटी बजती है। जैसे ही वह संदीप अपना मोबाइल निकालता है जेब से और नंबर देखता है, मानो वह अंदर ही अंदर खुश हो जाता है और उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि यह नंबर आखिर किसका है। तभी जैसे ही वह नंबर उठाता है, हेलो बोलता है, उधर आवाज़ आती है एक लड़की की। वो लड़की कोई और नहीं जो कि संदीप की गर्लफ्रेंड थी और अब उसकी शादी हो चुकी थी। तभी संदीप की गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम्हें क्या मेरी याद नहीं आती है और इतने दिन हो गए तुमने मुझसे मुलाकात क्यों नहीं की। तभी संदीप कहता है, तुम तो अपने पति के साथ खुश हो, मुझे याद क्यों करोगी। तभी उसकी प्रेमिका कहती है कि आज मैं घर पर अकेली हूँ और मेरे पति भी बाहर गए हैं, अगर तुम्हें मर्ज़ी हो या मन करे तो मुझसे मिलने आ सकते हो। जैसे ही संदीप यह बात सुनता है, मानो उसका कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जो उसके आसपास जो लड़के काम कर रहे थे तभी उनसे कहता है कि मैं 1 घंटे के लिए किसी काम से जा रहा हूँ और मैं तुरंत बाद में आ जाऊँगा। जो वहाँ के साथ लोग थे वह कहते हैं ठीक है। संदीप अब अपनी गाड़ी निकालता है, अब रुख करता है अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए, जो कि वह पानीपत का शोताना गांव में ही रहने वाली थी, जिसका 1 घंटे का रास्ता था। अब वहाँ मिलने के लिए पहुँचता है। अब धीरे धीरे यहाँ समय 2 से 3 बज जाता है, मगर वह दोबारा अपने काम पर लौट कर नहीं आया था। जो काम करने वाले लोग दुकान पे थे उन्होंने सोचा क्या पता संदीप अपने घर तो नहीं चला गया, क्या पता कल आ जाएगा। अब धीरे धीरे शाम के 7 से 8 बज गए, 8 से 9 बज गए। जो संदीप के माता पिता वह भी काफ़ी टेंशन में हो गए कि उनका बेटा जो कि हर रोज़ की तरह रात में 8 बजे तक आ जाता था, आज 9 बज गए हैं, वह अभी तक आया क्यों नहीं है। पहले तो संदीप के जो पिता थे वह संदीप को फ़ोन मिलाते हैं जिसका फ़ोन स्विच ऑफ था। तभी वह सोचते हैं क्यों ना दुकान में जो मालिक है उसको फ़ोन किया जाए और पता करने की कोशिश की जाए कि संदीप ऐसा तो नहीं कोई काम कर रहा हो, उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया हो या वहाँ लाइट ना आ रही हो, उसने चार्जिंग ना लगाया हो। जैसे संदीप के पिताजी उस दुकान में फ़ोन लगाते हैं, मालिक से बात करते हैं, तभी मालिक कहता है कि संदीप तो दोपहर में 2 बजे निकला था और उसने कहा था कि मुझे कोई काम है, मैं 1 घंटे में लौट कर चला हूँ और मैंने सोचा अभी तक वह नहीं लौट के आया, क्या पता वह अपने घर चला गया हो और सुबह आ जाए। अब घर वाले बहुत हैरान और परेशान, जो उसके दोस्त थे उससे पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा तो नहीं दोस्तों के साथ वह कहीं घूम रहा है, मगर थक हार के जब सब जगह ढूंढते संदीप कहीं नहीं मिलता है। तभी
जब दूसरा दिन निकलता है, अपने रिश्तेदारी में हर जगह पूछते हैं संदीप कहीं गया तो नहीं। अब इधर 16 सितंबर 2024 आ गया था। अब संदीप को कोई पता ठिकाना नहीं था। तभी जो संदीप के पिता थे, जो पास के थाने में जाते हैं, अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और कहते हैं मेरा बेटा कल दोपहर से निकला है था किसी काम के लिए, मगर वह 10 से 12-13 घंटे हो गए, अभी तक लौट कर नहीं आया है। और सर आप जल्द से जल्द मेरे बेटे को मतलब ला दीजिए सामने या ढूंढ दीजिए, मैं आपकी बहुत आभार प्रकट करूंगा। अब जैसे ही पुलिस वाले संदीप के पिता से उसका फ़ोटो लेते हैं, नंबर लेते हैं, उसका नंबर की कॉल डिटेल खंगाली जाती है तो एक नंबर मिलता है जो कि 12:30 बजे जिस पे फ़ोन आया था वह नंबर किसी और का नहीं, उस लड़की का था जो कि उसकी प्रेमिका थी। तभी पुलिस वाले उस नंबर को दिखाते हैं घर वालों को और जब उसमें नाम लिख के आया कविता, तभी पूछते हैं पुलिस वाले संदीप के पिता से कविता लड़की कौन है, क्या आपकी जानने वाली है। तभी जो पिता कहते हैं कि यह संदीप की प्रेमिका थी और जिसकी 1.5 साल पहले शादी हो गई थी और अभी 2 महीना पहले ही यह इस लड़की को लेकर आया था उसके ससुराल से और 1-2 दिन तक रही थी, बाद में फिर चली गई। और तभी जब उसकी लोकेशन संदीप की खंगाली जाती, लास्ट लोकेशन जो मोबाइल कब स्विच ऑफ हुआ था, तो वह एक गांव सुताना गांव आता है और वहीं पर उसका मोबाइल बंद हुआ था। अब संदीप के पिता से पूछा जाता है सुताना गांव में क्या आपका कोई रिलेशन है। तभी संदीप के पिता कहते हैं वहां पर उसकी प्रेमिका कविता का ही घर है जो कि अपने पति के साथ रहती। अब पुलिस को कहीं ना कहीं संदेशा ये हो गया था कि वही उसी गांव में संदीप के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि वह गायब है। अब संदीप इधर उधर जो पुलिस वाले थे संदीप को ढूंढ रहे थे और इसी बीच सुताना गांव कविता के घर जाती है, जहां पर पूछताछ होती है तो जो उसकी प्रेमिका थी कविता कहती है संदीप तो यहाँ आया ही नहीं। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, इधर उधर ढूंढ रहे थे, तभी 18 सितंबर आता है। तभी जो रोहतक की एक पास में ही नहर है वहाँ पर संदीप की डेड बॉडी मिलती है। अब जैसे ही डेड बॉडी मिलती है जो वहाँ के सुताना पुलिस की थी तो वह संपर्क साधती है जो कि खिजरपुर गांव की पुलिस से, वहाँ कहती है कि एक डेड बॉडी मिली है और जो शख्स 15 तारीख से गायब है, क्या पता उसकी डेड बॉडी तो नहीं है। तभी जो सुताना पुलिस थी वहाँ थाने को, दूसरे थाने की इन्फॉर्मेशन देती है और उस थाने की पुलिस जो संदीप के पिता उनको बुलाते हैं, कहते हैं एक डेड बॉडी जो कि पानीपत का ही एक गांव है सुताना गांव, वहाँ के रोहतक नदी से एक डेड बॉडी मिली है, उसको वेरीफाई कर लीजिए, ऐसा तो नहीं आपका बेटा है। और संदीप के माता पिता निकलते हैं थाने में जाके देखते हैं अपनी डेड बॉडी को, जैसे ही हाथ हटाते हैं वैसे ही पता लगता है उनका बेटा ही है जिसकी लाश मिली है जो कि काफ़ी पानी में बहने के कारण वह फूल गई है। अब जैसे ही संदीप के माता पिता अपने बेटे की लाश देखते हैं वह बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं और उनके आंसू भी गिरने लगते हैं और उनको सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर उनके बेटे का कत्ल किसने और क्यों किया। अब पुलिस के सामने जो संदीप के पिता कहते हैं कि यह किसी और ने नहीं किया, उसकी प्रेमिका और पति ने मिलकर किया है, क्योंकि जब प्रेमिका घर लेकर संदीप आया था तो इसके पति ने एक हिदायत दी थी कि मैं तुमको देख लूँगा। अब पुलिस पूरा शक उसकी प्रेमिका और पति पर करती है और फ़ौरन ही एक टीम भेजती है, कविता और पति को उठाया जाता है। अब उनसे कड़ाई से पूछताछ होती है। जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो कविता और उसका पति टूट जाता है, एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान हो गया। अब जब कविता बताती है कि आज से 3 साल पहले जो कि कविता संदीप एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ने के दरमियान दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों में प्यार हो गया और साथ में मिलना जुलना हो गया। जब कभी समय मिलता तो दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे। तभी कविता के घर वालों को पता चल गया कि संदीप का इसी के गाँव में रहने वाले लड़के से अफेयर है। तभी उसने अपनी बेटी की शादी जो कि सुताना गांव के रहने वाले सुनील से तय कर दी। अब जब शादी तय हो गई तो जो सुनीता थी अपने पति के पास चली गई और उसके कुछ दिन तक तो सुनीता ने कभी संदीप को फ़ोन नहीं किया और उसके 3-4 महीने हो जाने के बाद तो संदीप से वह अक्सर बात किया करती थी। एक दिन वह वीडियो कॉलिंग में रात में बात कर रही थी, तभी जो सुनील इसका पति है अचानक घर आ जाता है और देखता है कि वह पराये मर्द से बात कर रही है और पूछता है यह युवक कौन है। तो सुनीता बिल्कुल सहम जाती, डर जाती, जिसको सुनील को पता चल जाता है कि यह इसका प्रेमी है। तभी वह सुनील अपनी पत्नी को काफ़ी मारता है, पीटता है और हिदायत देता है कि आज के बाद तुमने इस युवक से बात किया तो मैं तुमसे घर से बता दूंगा। अब इधर
जो संदीप का फ़ोन आता है कविता के पास, तो वह कहता है कि मेरे पति ने मुझे मारा है, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी संदीप सुनीता को 2 महीना पहले ही अपने साथ लेकर जाता है, एक जगह 2 या 3 दिन तक रखता है, जिसके बाद दोनों प्यार मोहब्बत करते हैं। और तभी अचानक सुनील अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं तुमको नहीं मारूंगा और तुम दोबारा लौट कर चली आओ और मैं ज़िंदगी में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें कभी भी ऐसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जिसके बाद से कविता फिर से सहम जाती है और फिर से अपने पति की बातों में आ जाती है। दोबारा वह संदीप को छोड़कर अपने पति के पास चली जाती है। अब पति जो सुनील था उसको कहीं ना कहीं अब रंजिश ये हो गई थी कि मेरी पत्नी जो प्रेमी से मिलने गई थी, 2 दिन तक उसके साथ रह कर आई है, अब कहीं ना कहीं उसको बदला लेना था अपनी पत्नी के प्रेमी से। अब तभी जब पत्नी उसकी कविता आती है उसके पास दोबारा, तभी वह सुनील जो उसका पति कहता है कि तुम अगर मुझे चाहती हो या प्रेमी को चाहती हो, तुमको दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। अगर तुमने प्रेमी को चुना तो मैं तुमको बदनाम कर दूंगा और तुम्हारे माता पिता को ही मार दूंगा, तुमको ही मार दूंगा, प्रेमी को ही मार दूंगा, और जिसके बाद पूरा तुम्हारा खानदान कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। जिसके बाद कविता डर जाती, सहम जाती, कहती है अगर तुम्हें मुझे पसंद करना है तो मेरे पास एक प्लान है, जिसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। तभी कविता कहती क्या प्लान है, तो कहती है कि 15 सितंबर को तुम अपने प्रेमी को फ़ोन करोगी और बुलाओगी घर और कह दोगी पति मेरा यहाँ नहीं है, जब वह तुमसे मिलने आएगा तो हम लोग उसको बहुत मारेंगे, डरवाएंगे, धमकाएंगे, जिसके बाद वह तुम्हारे पीछे कभी नहीं पड़ेगा। अब 15 सितंबर होता है दोपहर के 12 बजे। तभी कविता अपने प्रेमी संदीप को फ़ोन मिलाती, कहती कि तुम घर आ जाओ। वो घर आता है। घर में अब संदीप जैसे ही कपड़े उतार कर बेड पर लेटता है, अपनी जो प्रेमिका सुनीता को भी बाहों में लेता है, तभी अचानक सुनील जो कि उसका पति था 2 युवकों के साथ अंदर घुसता है जिनके पास लाठी डंडे थे। तभी संदीप को समझ पाता है, उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं, इतने हमले किए जाते हैं जिसके बाद वह बेहोश हो जाता है। अब रात के करीब 6 से 7 बज चुका था। तभी एक कमरे में उसको बंद कर दिया जाता है और जैसे ही 17 तारीख आती है, सुबह सुनील जो कि कविता का पति खोलता है दरवाज़ा, तभी देखता है कि संदीप की सांसें थम चुकी है, वह मर चुका है। अब वह भी बहुत ही हैरान और परेशान था कि उसने एक सख्त रुख के लिए उसको मारा पीटा था जिससे वह डर जाए, मगर यहाँ तो उसकी जान ही चली गई। तभी उसकी जो शव को सुनसान समय देखकर झाड़ियों में छुपा देते हैं और जो उसकी गाड़ी थी वह भी खड़ी कर देते हैं। तभी 17 तारीख को रात में 2 दोस्तों के साथ उसके शव को बोरी में भरा जाता है और जो रोहतक की नहर थी वहाँ पर उसके शव को, गाड़ी को डाल दिया जाता है। और जिसके बाद अब लोगों को यह लगे कि संदीप गायब हो गया है और इसके ऐसा लगे कि चोर डकैतों ने कत्ल करके नहर में डाल दिया है। कहते हैं जुर्म करने वाला कोई कितना शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। और आजकल का जो जमाना स्मार्ट चल रहा है सोशल मीडिया का, इसमें हर एक मोमेंट कैद होता है कि आप जो कुछ सोचते हैं वह भी मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है। तो कोई मुजरिम बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए सावधान हैं, सतर्क रहें। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। और आप अपना कमेंट और जवाब देना ना भूलें। धन्यवाद।